हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस लेवल 1 के लिए सामान्य विज्ञान में पढ़ा रही हूँ और आपके सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये लास्ट टॉपिक है, जंतुओं में जनन। जितने भी टॉपिक आपके सामान्य विज्ञान में थे उन सबको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ये आपका सामान्य विज्ञान का सिलेबस है। इसमें आम्ल क्षारक लवण कंप्लीट हो चुका है। तत्व यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, गति, बल तथा गति के नियम, प्रकाश, कोशिका संरचना एवं प्रकार, जीवों में श्वसन एवं परिवहन और जंतुओं में जनन आज लास्ट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये सभी टॉपिक मैं आपको NCERT की साइंस की जो बुक चलती है उनसे मैं पढ़ा रही हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वाला जो टॉपिक है ये क्लास 8th की बुक में दिया गया है, तो इसे वहां से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 8th की ये बुक है, ये पुरानी वाली NCERT की बुक है साइंस की, तो इसमें अच्छे से दिया गया है। क्लास 8th की बुक का 6वां चैप्टर है जंतुओं में जनन। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो श्वसन के बारे में, परिवहन के बारे में ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। आप पौधों में जनन प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं, तो पौधों में जनन आपके सिलेबस में नहीं है। जनन जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होता। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यदि प्रजनन नहीं करेंगे तो जो जनसंख्या है वह कैसे बढ़ेगी उन जीवों की। यानी अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करना या संतति को उत्पन्न करना ही प्रजनन है। तो यही लिखा है कि इस बात को आप मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों के जनन के विषय में पढ़ ही चुके हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जनन की विधियां। जनन की विधियों के बारे में बताया जा रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी में भरने का प्रयास कीजिए। ऊपर एक सारणी दी गई है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली यानी कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? बिलौटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसे कि अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जिस तरीके से पौधों में 2 विधियां होती हैं जनन की, एक लैंगिक और दूसरी अलैंगिक, इसी प्रकार से जंतुओं में भी 2 विधियां होती हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सारणी दी गई है। इसमें मनुष्य जो होते हैं ये शिशु को जन्म देते हैं। बिल्ली अपने जैसे बच्चे को ही जन्म देती है। कुत्ता भी। तितली तितली जो है ये कैटरपिलर से तितली बनती है। और मुर्गी चूजे को देती है। गाय बच्चा देती है। तो यही सारणी में भरना है, इसके बारे में ही लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो जनन की 2 विधियां बताई गई हैं, लैंगिक और अलैंगिक, इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। सबसे पहले लिखा है लैंगिक जनन।
कक्षा 7 में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। इसे स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते थे। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन अथवा अंग होते हैं, जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन, जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। यानी इसमें नर और मादा युग्मक का क्या होता है? संलयन। और ये विधि कहलाती है लैंगिक जनन। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। अब इसमें मनुष्य के बारे में बताया गया है, चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखे हैं नर जनन अंग। जो नर में होते हैं जनन अंग, उनके बारे में लिखा है। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिशिन यानी लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, यानी 1-2 शुक्राणु उत्पन्न नहीं करते, बल्कि लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। कौन करते हैं? वृषण। तो नर जनन अंग सबसे पहले आप याद रखिएगा, एक जोड़ा होता है वृषण, 2 शुक्राणु नलिका होती हैं और एक शिश्न होता है। और वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं, और वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। आगे लिखा है, यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है शुक्राणु का। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। यानी ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन इनमें एक सिर भी होता है, मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ये शुक्राणु का सिर है, ये मध्य भाग है और ये पूंछ है। ये बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन यहाँ पर इसका बड़ा सा चित्र ये दिखाया गया है। ये मानव शुक्राणु है। आगे लिखा है, क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। जो शुक्राणु होता है, इसमें कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक चित्र दर्शाया गया है, इसमें नर जनन अंग दर्शाए गए हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए। थोड़ा सा चित्र को छोटा किया है ताकि आपको पूरा दिखाई दे। ये आप देख सकते हैं, ये शुक्राणु नलिका है जो मैंने ब्लैक से दिखाई हुई है, और ये इस तरफ भी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये शिश्न है, ये जो बीच में आपको दिख रहा है। और ये जो ये है वृषण। तो ये नर जनन अंग है। अब मादा जनन अंगों के बारे में लिखा हुआ है। मादा जनन अंग के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, इसे डिंब वाहिनी भी कहते हैं, तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें अंडाणु कहते हैं। मानव में यानी स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु या डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोश का है। तो गर्भाशय वह भाग है जहाँ पर शिशु का विकास होता है, और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोश का होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, शुक्राणु भी एकल कोश का है, अंडाणु भी एकल कोश का है। और स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु या डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। अब आपको मादा जननांगों को दिखाते हैं चित्र में। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं।
ये अंडवाहिनी है। ये गर्भाशय है जहां शिशु का विकास होता है, और ये अंडाशय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अंडाणु देख सकते हैं। इस चित्र में एकल कोश का होता है और ये इसमें केंद्रक है। शुक्राणु भी एकल कोश का है, अंडाणु भी एकल कोश का है। यही बात याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। बूझो क्या कह रहा है कि बूझो को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है, तो ये आप याद रखिएगा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वह सबसे विशाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निषेचन। अब निषेचन कैसे होता है इसके बारे में लिखा है। लिखा है जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। यानी जनन प्रक्रम का पहला चरण क्या है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। चित्र में भी दर्शाया गया है। यहाँ आप देख लीजिए, ये शुक्राणु दर्शाए गए हैं, ये अंडाणु है। ये संलयित हो जाते हैं, यानी इनके संलयन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। संलयित केंद्रक इसमें लिखा है, ये युग्मनज यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। यानी स्त्री जो माँ बनती है उसके अंडाणु और जो पिता बनते हैं उनके शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें से कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से आए हुए हैं। आगे लिखा है वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। यानी जब शरीर के अंदर निषेचन होता है, मादा के शरीर के अंदर, तो ये आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी, बकरी, भैंस, इन सब में आंतरिक निषेचन होता है। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। क्या लिखा है? क्या आपने परख नली शिशु के विषय में सुना है? बिल्कुल सुना होगा, सभी लोग जानते होंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। बूझो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया था कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। यानी कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनकी जो अंडवाहिनी होती है वो अवरुद्ध होती है, तो निषेचन के लिए जो शुक्राणु होते हैं मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन यानी शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है
तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परकनली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परकनली में नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, निषेचन होता है परकनली में। उसके बाद उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है और उसी तरीके से जिस तरीके से सामान्य बच्चों का जन्म होता है उसी तरीके से इस बच्चे का भी जन्म होता है। आगे लिखा है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। अब कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है और निषेचन जल में होता है, तो उन्हीं जंतुओं के बारे में लिखा हुआ है। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। जल पर तैरते हुए मेढक के अंडों को ढूंढिए। तो जो मेढक होते हैं इनके अंडे आप जल में तैरते हुए अवश्य देखते होंगे वर्षा ऋतु के समय। आगे लिखा है, वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोर पोखर, तालाब और मंद गति से बहने वाले झरने की ओर जाते हैं। आगे लिखा है, नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। अब जिस तरीके से मुर्गी के अंडे होते हैं आपने देखा होगा कि वो एक कवच से ढके होते हैं, लेकिन जो मेढक होता है इसके अंडे किसी भी कवच से ढके नहीं होते, बल्कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, मुलायम होते हैं। आगे लिखा है, जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है, यानी एक जेली की परत होती है जिससे अंडे आपस में एक साथ बने रहते हैं तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। जो जेली की परत होती है वह सुरक्षा भी करती है। यहाँ आप देख सकते हैं, शायद आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो क्योंकि इसमें जो चित्र दिखाया गया है वो धुंधला सा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा ये मेढक के अंडे हैं। ये और ये एक जेली जैसी है, आपकी दिख रही होगी सफेद सफेद। तो ये जेली इन्हें एक साथ रखती है और इनकी सुरक्षा भी करती है। आगे लिखा है, मादा जैसे ही अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंडकोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। तो ये इसलिए बताया गया आपको ताकि आप बाह्य निषेचन के बारे में समझ पाए। जो मादा मेढक होती है ये पानी में अंडे दे देती है। जैसे ही ये अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरता है और शुक्राणु अंडकोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप क्या होता है, निषेचन। और इस प्रकार का निषेचन आप देख रहे हैं ये मादा शरीर के बाहर हो रहा है, पानी में हो रहा है, तो ये बाह्य निषेचन कहलाता है। और इस प्रकार का निषेचन मछली है, स्टारफिश है, ये जलीय प्राणियों में होता है। तो इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, वो जो कह रहा है कि मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है। तो बूझो ने ये प्रश्न किया कि मछली और मेढक जो होते हैं एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं लेकिन मुर्गी एक ही अंडा देती है। तो अब पहेली उसका जवाब दे रही है। क्या कह रही है कि यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है और वह नया जीव नहीं बन पाते। यानी सैकड़ों अंडे दिए और लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी का निषेचन हो जाए। और जब तक निषेचन नहीं होगा तब तक वे नए जीव नहीं बनेंगे। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः अंडकोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है
ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। अब इतने सारे अंडे देते हैं तो सभी निषेचित नहीं होते हैं, कुछ ही निषेचित हो पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है भ्रूण का परिवर्तन। निषेचन तक आपने पढ़ लिया था, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन के बारे में आपको बता दिया। अब लिखा है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित होती संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। तो ये गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है और वहीं पर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। अब यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। यहाँ आप चित्र देख सकते हैं। ये गर्भाशय है जो आपको दिखाया था, ये आधा इसका भाग छपा हुआ है इसमें। ये रोपित भ्रूण है। यहाँ आप देख सकते हैं ये अंडाशय है और ये अंडोत्सर्ग। ये युग्मनज है। निषेचन के बाद क्या बनता है? युग्मनज। आगे बढ़ते हैं। ये विकसित होता भ्रूण है। ये जो भ्रूण है ये विकसित हो रहा है। ये गर्भाशय की भित्ति है यानी गर्भाशय की दीवार है, इसी में तो ये रोपित होता है और यहीं पर इसका विकास होता है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं गर्भाशय में भ्रूण है। इस तरीके से स्थिति होती है अब शिशु की, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है। जो मुर्गी होती है इसमें भी आंतरिक निषेचन होता है। परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती, बल्कि मुर्गी अंडा देती है। तब चूजे कैसे बनते हैं? आइए पता लगाएं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षा परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ऊष्मायन के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है, यानी मुर्गी जो है अंडे सेने के लिए उनके ऊपर बैठती है और इसी अवधि में विकास होता है अंदर चूजे का। और जब पूर्ण रूप से चूजा विकसित हो जाता है तो कवच का प्रस्फुटन हो जाता है और उसके बाद चूजा बाहर आ जाता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है, यानी जिनमें निषेचन बाहर होता है उनमें भ्रूण का विकास भी मादा के शरीर के बाहर ही होता है। जैसे मेढक है, स्टारफिश है, मछली है, जो जलीय जीव होते हैं उनमें भ्रूण अंडावरण के अंदर ही विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडजोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे। तो मेढक के बारे में इसमें डिटेल में भी बताया गया है, आगे पढ़ेंगे मेढक के बारे में। चलिए आगे लिखा है
जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु। हमने जाना है कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं। तो अभी आपने पढ़ा ही है कि कुछ विकसित शिशु को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, गाय, भैंस, ये सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, विकसित शिशु को। तो ये क्या कहलाते हैं? जरायुज। और वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्रियाकलाप लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मेढक, छिपकली, तितली अथवा सलभ, मुर्गी तथा कौवे अथवा किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए? जिन अंडों को आपने एकत्र किया उनके चित्र बनाइए। ये बच्चों के लिए क्रियाकलाप दिया जाता है, छोटे बच्चों की ही बुक है ये। आगे लिखा है, कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता, बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। यह इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है। यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण हैं। क्या आप जरायुज एवं अन्य प्रजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? आप जरायुज के आप उदाहरण और जैसे कि भैंस है, बकरी है, ये सभी क्या है? ये जरायुज हैं। इसके अलावा अन्य प्रजक कौन कौन से हैं? जैसे छिपकली है, मगर है, पक्षी हैं, ये सभी क्या है? ये अन्य प्रजक है जो अंडे देते हैं। सर्प है, ये भी अंडा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है शिशु से वयस्क। यानी शिशु से वयस्क कैसे बनते हैं इसके बारे में लिखा है। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। मेढक के जीवन चक्र को चित्र में दर्शाया गया है। अब मेढक का जो बच्चा होता है वो मेढक से बिल्कुल अलग होता है। इसी के बारे में नीचे लिखा हुआ है क्योंकि मेढक से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। लिखा है, मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं का प्रेक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों को देख पाते हैं: अंडा, टैडपोल यानी कि लार्वा और वयस्क। क्या टैडपोल वयस्क मेढक से भिन्न दिखाई देते हैं? भिन्न दिखाई नहीं देते। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेढक बन जाएंगे? आगे लिखा है, टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है, तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। यानी मनुष्य में सभी अंग मौजूद होते हैं, लेकिन हमारा विकास होता रहता है। हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर के अंगों में भी परिवर्तन होता है। तो यही लिखा है कि शरीर में जो परिवर्तन होते हैं तो यह हमारा कायांतरण ही होता है। और मेढक में जो टैडपोल होता है ये वयस्क बन जाता है, तो ये टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? कायांतरण, विज्ञान की भाषा में। तो ये लैंगिक जनन की विधि थी जो आपको बताई है। यहाँ आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये मेढक के अंडे हैं, ये आरंभी टैडपोल है और आप देख सकते हैं ये मेढक से कितना अलग दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसका विकास होता है, फिर ये इस तरीके से दिखाई देता है और फिर जब और विकास हो जाता है तो ये बिल्कुल मेढक जैसा ही दिखने लगता है। तो लैंगिक जनन के बारे में आपको बता दिया है। अब
अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट लेसन है, आपको एक प्रश्न मिलने की इससे संभावना है। ध्यान से समझ लीजिए, आपका सामान्य विज्ञान है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको इसमें दिए गए हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपके में जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन इंपॉर्टेंट है। आपका अम्ल क्षारक और लवण वाला जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा श्वसन से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं जनन से। तो आप लोगों को इसीलिए मैंने सभी टॉपिक पढ़ाए हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। और एनसीईआरटी से इसलिए पढ़ाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा में जनन किस प्रकार होता है। क्या आप उनके प्रजनन के करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है। छोटा सा क्रियाकलाप लिखा हुआ है। हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर से क्या कुछ उभरी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं? इन उभरी हुई संरचनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इनका साइज भी ज्ञात कीजिए। हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना कीजिए चित्र से। ये आप देख सकते हैं, हाइड्रा में मुकुलन दर्शाया गया है। इस प्रकार से उभरी हुई संरचनाएं आपको दिखाई देंगी यदि आप इसे सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। आगे लिखा है, प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिसे मुकुल कहते हैं। यानी जो उभार दिखाई देते हैं ये विकसित होते जीव होते हैं और इन्हें कहा जाता है मुकुल। स्मरण कीजिए कि ईस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एकल जनक से निकलने वाले उद्धर्ध से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी एक ही जनक है, ये नए जीव को जन्म दे रहा है, तो ऐसा जनन क्या कहलाता है? प्रजनन, अलैंगिक जनन। आगे लिखा है, हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है। इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। तो हाइड्रा में मुकुल से नया जीव बन रहा है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मुकुलन। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए देखें यह कैसे होता है। अब अमीबा के बारे में भी लिखा हुआ है। अमीबा में भी अलैंगिक जनन होता है, हाइड्रा में भी अलैंगिक जनन होता है। ये आपको याद रखना है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस में अलैंगिक जनन होता है, तो आपको याद रखना है। लैंगिक जनन के बारे में आपको पूरा बता ही दिया है। अलैंगिक जनन में इनके उदाहरण याद रखिएगा। जैसे हाइड्रा बताया आपको, अमीबा बताया, ये अलैंगिक जनन इनमें होता है। आगे लिखा है, आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिकीय होता है। इसमें एक केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। यानी जो केंद्रक होता है वह दो भागों में विभाजित होता है और यहीं से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों में बट जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में एक केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। यानी एक जीव था, एक कोशिका थी, एक केंद्रक था। केंद्रक विभाजित हुआ, फिर कोशिका भी दो भागों में बट गई और प्रत्येक भाग में एक केंद्रक हो गया। तो इससे क्या हुआ? एक जनक से दो अमीबा बन गए। तो इस प्रकार अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित हो जाता है और दो संतति उत्पन्न करता है, तो ये कहलाता है द्विखंडन। आप जिस तरीके से इस चित्र में समझ सकते हैं। यहाँ आप सबसे पहले देखेंगे ऊपर से, ये है अमीबा, ये एक केंद्रक है। सबसे पहले केंद्रक दो भागों में विभाजित हुआ, उसके बाद कोशिका भी दो भागों में विभाजित हो गई, इसमें आप देख सकते हैं। और फिर दो अलग अलग संतति उत्पन्न हो गई, एक ये और एक ये। तो ये क्या कहलाता है? द्विखंडन। आगे लिखा है, मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त
कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों को उत्पन्न करते हैं। तो ये आप इतना याद रखिएगा अलैंगिक जनन के बारे में। अब नीचे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है, डॉली की कहानी। क्लोन के बारे में आपने सुना होगा, तो यहाँ इसी के बारे में लिखा हुआ है और पढ़ लीजिए, आपको जानना भी जरूरी है क्लोन के बारे में। डॉली की कहानी क्लोन लिखा है, किसी समरूप कोश का या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में की। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले किसका क्लोन किया गया? ये डॉली जो है एक भेड़ थी, सबसे पहले इसी का क्लोन किया गया। आगे लिखा है, डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। उसी समय स्कॉटिक ब्लैक फेस ईव से एक अंडकोशिका भी एकत्र की गई। अंडकोशिका को केंद्रक से हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव की केंद्रक विहीन अंडकोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंडकोशिका को स्कॉटिक ब्लैक फेस ईव में रोपित किया गया। अंडकोशिका का विकास एवं परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ तथा अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिक ब्लैक फेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटिक ब्लैक फेस ईव के केंद्रक को अंडकोशिका से हटा दिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटिक ब्लैक फेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़ों के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। अब यहाँ आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये फिन डॉर्सेट भेड़ है और ये डॉली है। और ये जो डॉली है ये बिल्कुल इसके जैसी दिख रही है, इसके जैसे, जबकि इसने जन्म इससे लिया है, लेकिन इसमें लक्षण किसके हैं? फिन डॉर्सेट भेड़ के। तो आपका लेसन जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसके साथ ही आज आपकी सामान्य विज्ञान भी कंप्लीट होती है। जितने भी टॉपिक दिए गए थे मैंने सभी को पढ़ाया है। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब मैं साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके जनरल साइंस के, सामान्य विज्ञान के, उनकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पहले पूछे जा चुके हैं उनको भी करवाऊंगी और जिनके पूछे जाने की संभावना है उनको भी करवाऊंगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस की ही होगी। थोड़ा गला खराब है मेरा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोल्ड हो गया है इस वजह से। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिस के क्वेश्चन के साथ। और आपका जो राजस्थान का कला, इतिहास और संस्कृति वाला जो टॉपिक है उसे तो मैंने कंप्लीट ही करवा दिया है। आपका जो पार्ट है, सॉरी, उसे मैंने कंप्लीट करवा दिया है। SST की किताबों से उसे कंप्लीट पढ़ाया है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करवा दी है और आज आपका साइंस भी कंप्लीट होता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कहीं पर भी आपको समस्या हो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।